हेलो स्टूडेंट्स, आज हमारा 9th क्लास ज्योग्राफी का जो टॉपिक है, फर्स्ट चैप्टर है अपना ज्योग्राफी का, इंडिया साइज एंड लोकेशन, या उसकी जो पोजीशन है वर्ल्ड के अंदर, वर्ल्ड के मैप में। तो इस लेसन में हम जो भारत की जो पोजीशन है संसार के अंदर, उसकी जो स्थिति जो है वो एक सेंटर पॉइंट की तरह है संसार के अंदर। वो एक सेंटर पॉइंट जो है उसका, वो उसको केंद्र बिंदु संसार का क्यों माना जाता है, या उसका जो एक प्रकार से ज्योग्राफिकल जो एरिया है, उसकी जो उसके नेबरिंग जो कंट्रीज हैं, या उसकी जो बाउंड्री है, या उसका जो अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम भारत का जो अक्षांश और उसका जो देशांतरीय जो विस्तार है संसार में, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो भारत का जो अक्षांशीय जो विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर से। पूर्वी जो विस्तार है इसका देशांतरीय, वो है 68 डिग्री 25 मिनट से 97 डिग्री 8 मिनट। यानी कि इसका जो अक्षांशीय और देशांतरीय जो विस्तार है, देखो यदि हम ग्लोब में देखें तो इसका जो अक्षांश और जो देशांतरीय जो विस्तार है, इससे हम ये एक काल्पनिक रेखाएं हैं अपनी इस ग्लोब के अंदर खींची गई, वास्तविक नहीं है, ये काल्पनिक है। इन अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के माध्यम से हम संसार के अंदर किसी भी सागर, महासागर, देश, शहर, उसकी जो लोकेशन है उसको ज्ञात कर सकते हैं, उसका पता लगा सकते हैं। तो सबसे पहले देखो अपनी जो पृथ्वी है, इसको सुविधा की दृष्टि से 2 बराबर भागों में बांट लिया है। यानी कि इसके बीचों बीच जो काल्पनिक रेखा खींची गई है उसको 0 डिग्री का नाम दिया है, या 0 डिग्री भूमध्य रेखा उसका नाम दिया है। तो ये 2 जो है भागों में विभाजित हो जाती है। ये कहलाता है इसका साउथ पोल, और ये कहलाता है इसका नॉर्थ पोल। यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। अब देखो इसको सुविधा की दृष्टि से 2 भागों में बांट लिया है। अब इसको अब 4 भागों में विभाजित कर दिया है। ये भाग कहलाता है आपका पूर्वी गोलार्ध, और ये भाग कहलाता है आपका पश्चिमी गोलार्ध। यानी कि अब इसको जो अक्षांश जो रेखाएं हैं 360, अब इसको 360 छोटे छोटे भागों में और बांट दिया जाता है। देशांतरीय रेखा है 360, उसको सुविधा की दृष्टि से 360 भागों में और बांट दिया है। तो इस प्रकार जो ये काल्पनिक रेखाएं इसके ऊपर खींची गई हैं, तो भारत का जो हम देखते हैं, पढ़ते हैं कि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। तो सुविधा की दृष्टि से हमें ये पता चल गया कि अब हमें दक्षिणी गोलार्ध में नहीं जाना है। सिर्फ और सिर्फ इस भारत मिलेगा तो वो उत्तरी गोलार्ध में मिलेगा। हमें दक्षिणी गोलार्ध में नहीं आना है, क्योंकि भारत जो है वो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में, ये जो उत्तरी गोलार्ध है, इस उत्तरी गोलार्ध में इंडिया है कहाँ? यहाँ पर है, यहाँ पर है, यहाँ पर है, या यहाँ पर है। तो उत्तरी गोलार्ध में है स्थित। लेकिन उत्तरी गोलार्ध में भी देखो मैंने लिखा है 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से। तो इसका मतलब क्या है? एक सुविधा और होगी हमें, वो ये है कि अब हमें पश्चिम में नहीं जाना है, पूर्व से, यानी पूर्वी गोलार्ध में है। यानी कि ये जो 3 पार्ट है, इन 3 पार्टों में हम नहीं आना है हमें।
इसका मतलब क्या है कि इंडिया जो है वो इसी पार्ट में है, कहीं ना कहीं वो कहीं ना कहीं इसी पार्ट में है, न तो वो पश्चिमी गोलार्ध में है, न वो इसके अंदर आपका साउथ पोल में है, तो पूर्व से, तो इसका मतलब इसी पार्ट में है इंडिया कहीं ना कहीं। अब अक्षांश का मतलब क्या है कि उसकी कोणीय पोजीशन, उसकी कोणीय स्थिति कहां है। तो देखो, कोई समतल जमीन है, समतल भूमि है, उसके ऊपर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करने में हमें बहुत आसानी होती है, लेकिन एक गोल चीज के ऊपर उसका पता लगाना, तो वो हम पता लगा सकते हैं उसकी कोणीय स्थिति के अनुसार कि वो कहां है। तो 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से, यानी कि जो इंडिया, ये जो इसका सेंटर बिंदु है, यहां से हमें इसकी, यहां ये जो बिंदु है, ये जाकर के इसका 90 डिग्री बन जाता है, तो इसका कोणीय पोजीशन जो है वो पता लग जाती है इसे। तो 8 डिग्री 4 मिनट पूर्व से यहां हम आएंगे 37 डिग्री तक। अब ये जो आपकी जो प्रधान मध्यांतर रेखा है, जो लंदन के ग्रीनविच शहर से निकली है, 0 डिग्री प्रधान मध्यांतर रेखा, इस 0 डिग्री के जाना है हमने 68 डिग्री 25 मिनट तक। तो यहां 0 डिग्री से 68 यहां हम आएंगे, और 68 से यहां 97 डिग्री। तो इस प्रकार भारत की जो पोजीशन है वो इसी स्थिति में आ जाती है। तो ये इसका हम अक्षांश और देशांतरीय जो विस्तार है उससे हम इसका पता लगा सकते हैं कि भारत की जो स्थिति जो है वो ग्लोब के अंदर या वर्ल्ड के अंदर वो कहाँ है। अब इसके बाद हम इस लेसन में देखेंगे कि जो पूरा का पूरा जो अपना ग्लोब है, इस ग्लोब में जो धरातल वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है महाद्वीप, और पानी वाला जो क्षेत्र है वो कहलाता है महासागर। तो 7 महाद्वीप हैं संसार में और 5 प्रमुख महासागर हैं। तो पूरा जो धरातल है, उस धरातल के 71% भाग पर पानी है और 29% जो है वो धरातल है ग्लोब का। तो यदि हम, आपको पता है भारत जो है वो एशिया महाद्वीप में आता है, तो भारत के हिस्से का जो धरातल है पूरे वर्ल्ड के अंदर वो 2.4% है, 2.4% है। और टोटल जो पॉपुलेशन है, उस टोटल पॉपुलेशन का 16%, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है, पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन है उसका 16% जो है पॉपुलेशन इंडिया की है। यानी कि सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में। तो पूरे वर्ल्ड की जो पॉपुलेशन, उसका 16% पॉपुलेशन इंडिया के अंदर निवास करती है। अब इसकी जो लोकेशन है, इसकी जो स्थिति जो है, तो देखो ये अपना जो भारत देश है, इस भारत देश के उत्तर में है आपका हिमालय पर्वत। ये जो हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत की 4 श्रेणियां हैं। महाहिमालय, लघु हिमालय, ट्रांस हिमालय और शिवालिक श्रेणी, यानी कि इसकी 4 श्रेणियां हैं और 2400 किलोमीटर इसकी लंबाई है। हिमालय का ये जो क्षेत्र है आपका 2400 किलोमीटर जाता है। और कहीं इसका जो पहला जो भाग है महाहिमालय का, ये कटा फटा क्षेत्र नहीं है, इसमें कोई भी दर्रा यानी पास नहीं है। तो ये इसके उत्तर में हिमालय पर्वत, इससे इसकी लोकेशन यानी कि जो ये यहाँ की जो क्लाइमेट कंडीशंस है, उस क्लाइमेट कंडीशंस को, उसका निर्माण करने में, उसको बनाने में हिमालय पर्वत जो है इसके उत्तर में खड़ा है। और यहाँ पर इसी कारण जो है, जो मानसून पवनें वगैरह जो चलती हैं, या जो मानसूनी जो बरसात होती है, या इस
क्लाइमेट कंडीशंस के कारण यहाँ पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार की जो वनस्पतियां हैं, वो इसकी जो हिमालय पर्वत की जो पोजीशन है, स्थिति जो है, इसके कारण यहाँ की क्लाइमेट कंडीशंस का ये निर्माण करता है। और इसी हिमालय क्षेत्र से बहुत ज़्यादा नदियाँ निकलती हैं। वो नदियाँ जो है एक प्रकार से उनके हमें बहुत ज़्यादा फायदा है, या इसी यहाँ पाए जाने वाली जो वनस्पति है उसके अंदर जो औषधीय पौधे हमें मिलते हैं, या क्लाइमेट कंडीशंस के निर्माण में इसकी भूमिका है। तो और इस प्रकार हम देखते हैं कि इसके उत्तर में है हिमालय पर्वत, इसके दक्षिण में जो है, दक्षिण में यहाँ इसके दक्षिण में है हिंद महासागर, संसार का अकेला महासागर है जिसका नाम जो है वो इंडिया के नाम पर पड़ा है, किसी देश के नाम पर है, हिंद महासागर। इसके पश्चिम में है अरब सागर और इसके पूर्व में है बंगाल की खाड़ी। यानी कि पूरे वर्ल्ड के अंदर, ग्लोब में हम देखें तो भारत जो है ये एक सेंटर पॉइंट के रूप में निर्माण करता है, क्योंकि ये जो इसकी लोकेशन है, जो स्थिति है, आप या इस स्थान से या इस साइड से ये जो प्रमुख बंदरगाह है, इन बंदरगाह के माध्यम से आप संसार के किसी भी हिस्से से, किसी भी देश से आप अपनी कनेक्टिविटी, आप उसका जो लिंक जो है, आप उसे जुड़ सकते हैं। साथ के साथ ये जो सेंटर पॉइंट होने के कारण जितनी भी जो इंडस्ट्रियल जो पावर जो थी, या जो हम ये कह सकते हैं कि जो कॉलोनियल जो पीरियड होता था, उसके अंदर जितनी भी ये वेस्टर्न जो कंपनीज थी, जैसे फ्रेंच है, स्पेनिश है, पोर्चुगल्स है या ब्रिटिशर्स हैं, इन सभी की नज़र जो है इंडिया जैसी एक रिच कॉलोनी के ऊपर पड़ी थी। तो यहाँ इस क्लाइमेट कंडीशंस के कारण बहुत सी ऐसी नदियाँ निकलती हैं, वनस्पति, पेड़ पौधे, जीव जंतु, और अच्छी जो बारिश होती है, विभिन्न प्रकार की फसलें पैदा होती हैं। तो एक रिच कॉलोनी बनती थी और इसको होड़ लगी रहती थी उन सभी कंपनियों को इसको प्राप्त करने के लिए, क्योंकि इसी कारण, इस क्लाइमेट कंडीशंस के कारण, अच्छी बारिश होने के कारण, विभिन्न फसलें पैदा होने के कारण इसको एक सोने की जो चिड़िया जो है वो कहा जाता था। और ऊपर उपजाऊ जमीन और इसके नीचे पाए जाने वाले जो रिसोर्सेज थे, जो संसाधन थे, इसी कारण इसको सोने की चिड़िया कहा गया है। और इसी सेंटर पॉइंट से जो संसार के साथ, दूसरे देशों के साथ जो हमारी कनेक्टिविटी जो थी, उसी से भारत का जो ज्ञान है, हमारे ऋषि मुनि, जो संत महात्माओं ने जो संसार को ज्ञान दिया है या जो विचार दिए हैं, जैसे महात्मा बुद्ध है, या योग दर्शन है, पूरे संसार को योग की शिक्षा देने वाला है, या जैसे अपनी शल्य चिकित्सा है, या दशमलव प्रणाली का ज्ञान है, जीरो का ज्ञान है, ये सारा जो है भारत की जो देन है, ये इसी रास्ते से होकर के पूरे संसार में पहुंचा है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि इसकी जो सेंटर बिंदु होने के कारण संसार के अंदर इसकी जो कनेक्टिविटी जो है वो बड़ी है। अब इसमें हम देखेंगे कुछ छोटी छोटी बातें हैं, जैसे एक तो होता है खाड़ी, जैसे बे ऑफ बंगाल। तो आपको ये पता होना चाहिए कि खाड़ी से क्या अभिप्राय है। तो देखो, जल का ऐसा क्षेत्र, जो जल है, जल का ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर धरातल से घिरा हुआ हो, जो तीन ओर धरातल से घिरा हुआ हो। जैसे देखो, ये है आपकी बंगाल की खाड़ी, तो इस साइड धरातल है, इस साइड धरातल है, इस साइड भूमि है। जल का ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर धरातल से घिरा हुआ हो, भूमि से घिरा हुआ हो, उसको बोलते हैं खाड़ी। एक है जैसे भारतीय प्रायद्वीप, जैसे ये जो हिस्सा है भारत का, इसको भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं, भारतीय प्रायद्वीप। तो आपको यह भी पता होना चाहिए कि प्रायद्वीप से क्या अभिप्राय है। प्रायद्वीप, तो प्रायद्वीप का मतलब है कि भूमि का ऐसा क्षेत्र, भूमि का ऐसा क्षेत्र जो तीन ओर पानी से घिरा हुआ हो। तो ये जो क्षेत्र है अपना, ये जो धरातल है, ये इस साइड बे ऑफ बंगाल, इंडियन ओशन, अरबियन सी, तो ये तीन ओर जल से घिरा हुआ है भूमि का ऐसा क्षेत्र, इसको बोलते हैं प्रायद्वीप। फिर देखो, इसके साथ साथ हम ये देखेंगे इस लेसन में
कुछ जीके से रिलेटेड आपके क्वेश्चंस हैं और वो काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए और आगे भी आपके बहुत ज्यादा ये काम आएंगे। तो इसके अंदर देखो, ये जो हिस्से हैं अपने, ये जो हिस्सा है, ये जो छोटे छोटे आइलैंड हैं, छोटे छोटे आइलैंड हैं, इन छोटे छोटे आइलैंडों का एक ग्रुप है और उस ग्रुप को नाम दिया है अंडमान निकोबार आइलैंड। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अंडमान निकोबार जो आइलैंड है ये कहाँ स्थित है, तो ये आपके हैं बंगाल की खाड़ी में। सबसे ज्यादा जो छोटे छोटे ये आइलैंड हैं इनकी संख्या जो है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है और ये सारे के सारे बे ऑफ बंगाल में है। ये जो है आपके छोटे छोटे आइलैंड, ये है लक्षद्वीप समूह, इनकी बजाय इनकी संख्या कम है। ये आपके स्थित है अरबियन सी के अंदर, यानी अरब सागर के अंदर। अब देखो, जो भारत का जो टोटल, जो मैंने आपको बताया कि वर्ल्ड के अंदर जो धरातल है उसका 2.4% है। इस 2.4% का जो अपने हिस्से में आ रहा है, इसका टोटल एरिया कितना है, तो वो बनता है आपका 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। 32,87,263 वर्ग किलोमीटर इसका टोटल एरिया है। ये जो एरिया है, इस एरिया में जो इसका सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है, जो इसका दक्षिणतम बिंदु है, दक्षिणतम बिंदु, उस दक्षिणतम बिंदु का नाम है इंदिरा पॉइंट। ये इंदिरा पॉइंट जो है 2004 में जो सुनामी, जो तूफान था, उस तूफान की वजह से ये आइलैंड जो है वो पूरा का पूरा जलमग्न हो गया। यानी भारत का सबसे दक्षिणतम जो बिंदु है वो है इंदिरा पॉइंट। कई बार हम कन्याकुमारी को मान लेते हैं, लेकिन कन्याकुमारी से भी नीचे जो हिस्सा है अपना, ये आपका बनता है इंदिरा पॉइंट। सबसे दक्षिण तो इंदिरा पॉइंट होगा। उत्तर के अंदर, उत्तर में जो इसका पॉइंट है वो कहलाता है इंदिरा कोल। इंदिरा कोल यानी कि उत्तर में इंदिरा कोल, दक्षिण में इंदिरा पॉइंट। ये जो आपका पश्चिम है, पश्चिम यानी गुजरात साइड, जो पश्चिम का जो अंतिम छोर है वो कहलाता है सरक्रिक। और जो पूर्वी छोर है अरुणाचल प्रदेश के अंदर, जो पूर्वी छोर है, इस पूर्वी छोर में जो सबसे अंतिम जो बिंदु है वो कहलाता है बलांगू। और ये बलांगू जो है ये अरुणाचल प्रदेश में है। तो सबसे पहले आपको जो चारों जो अंतिम छोर है उनका पता होना चाहिए। इसके बाद देखो लोकेशन में इसकी जो स्थिति है, उस लोकेशन में हम ये देखेंगे इसकी सीमाएं। तो भारत की दो प्रकार से देखो, एक तो है इसकी स्थलीय सीमा और दूसरा है जलीय सीमा। यानी भारत की जो स्थलीय सीमा है, जो भूभाग है स्थलीय सीमा में, वो स्थलीय सीमा बनती है आपकी 15,200 किलोमीटर टोटल। यानी कि मैं यहां से बात करूं, यहां से गुजरात से, और ये जो हिस्सा है आपका, ये जो हिस्सा है
धरातलीय जो हिस्सा है ये टोटल बनता है आपका 15,200। एक इसकी जलीय सीमा, यानी दो ऐसे देश हैं भारत की नेबरिंग कंट्रीज हैं जो भारत के साथ अपनी जलीय सीमा बनाते हैं, और वो दो देश हैं, एक तो है आपका श्रीलंका और एक है आपका मालदीव्स। श्रीलंका और मालदीव, ये दो ऐसे देश हैं जो भारत के साथ अपनी जलीय सीमा बनाते हैं। यदि मैं ये बात करूं कि भारत की मुख्य जलीय सीमा कितनी है, जैसे स्थलीय सीमा तो मैंने आपको बता दी 15,200 किलोमीटर, लेकिन जो जलीय सीमा है भारत की मुख्य, यदि मुख्य की बात करें तो वो बनती है 6161 किलोमीटर। और ये भी देखो, ये जो छोटे छोटे आइलैंड है अपने, ये छोटे छोटे आइलैंड, ये भी तो भारत के ही हिस्से हैं, ये भी भारत के हिस्से हैं। यदि इनका भी टोटल एरिया, ये जो जलीय सीमा है इसमें इंक्लूड कर दिया जाए तो वो बनता है 7,516.6 किलोमीटर। यदि मुख्य की बात करें तो 6161 किलोमीटर, और यदि टोटल जो आइलैंड इन सभी ग्रुप्स को मिला दिया जाए, ये भी तो भारत के हिस्से हैं, भारत के एरिया है, इसको यदि मिला दिया जाए तो वो बनती है 7,516.6 किलोमीटर। तो आपको स्थलीय सीमा पता होना चाहिए, जलीय सीमा पता होना चाहिए। अब देखो, और दो मैंने आपको जलीय सीमा बनाने वाले दो पड़ोसी देश मैंने आपको बता दिए हैं, श्रीलंका और मालदीव। अब भारत के अंदर ये जो रेखा है, ये जो सीमा है, ये कहलाती है तट रेखा, कोस्टल लाइन, जो मैंने आपको बोला था 6161 किलोमीटर है। ये जो कोस्टल लाइन है, इसमें सबसे लंबी जो तट रेखा बनाने वाला जो राज्य है वो राज्य है आपका गुजरात। यानी गुजरात राज्य की जो कोस्टल लाइन है, जो उसकी तटीय रेखा है, वो सबसे बड़ी है। दूसरा देखो, इस कोस्टल लाइन के साथ लगते, इस कोस्टल लाइन के साथ लगते जो स्टेट हैं वो आपके 9 राज्य बनते हैं। इस कोस्टल लाइन के साथ देखो, गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और वेस्ट बंगाल 9। यानी 9 राज्य जो हैं वो भारत की जो कोस्टल लाइन है, भारत की जो तटीय रेखा है, उसके साथ लगते राज्य हैं। 9 राज्य हैं, उसके साथ लगते 9 राज्य हैं। इन 9 राज्यों में सबसे लंबी जो तट रेखा है वो गुजरात की है। यदि मैं बात करूं सबसे छोटी कोस्टल लाइन, यदि आपसे पूछ ले तो वो गोवा की है। यहां आपको थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, पर्सन पूछे उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो। यदि आपसे ये पूछ ले कि दक्षिण भारत की, दक्षिण के अंदर, दक्षिण भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी सबसे लंबी तटरेखा है दक्षिण भारत में, दक्षिण हिस्से में, तो वो आएगा आपका आंध्र प्रदेश। यदि दक्षिण में पूछ लेना तो आंध्र प्रदेश है। वैसे सबसे छोटी गोवा की है और सबसे बड़ी कोस्टल लाइन जो है वो गुजरात की है। और आपको यह भी पता चला कि 9 राज्य इसके साथ लगते हैं। अब इसमें एक प्रश्न और पैदा होता है और वो प्रश्न ये है कि भारत के ऐसे 2 स्टेट कौन से हैं जो किसी देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। ऐसे 2 स्टेट। तो आपने यदि मैप को रीड किया है अच्छी प्रकार से, एक प्रकार से उस मैप को आपने अपने माइंड में सेट कर लिया है, उसको बिठा लिया है, तो आसानी से आप उसका जवाब दे सकते हो मैप के माध्यम से। तो देखो 2 ऐसे राज्य हैं
जो किसी देश के साथ अपनी स्थलीय सीमा भी बनाते हैं और जलीय सीमा भी बनाते हैं। तो एक तो है गुजरात। गुजरात पाकिस्तान के साथ अपनी जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। कराची के साइड जो क्षेत्र है आपका, वो जलीय सीमा भी बनाता है, स्थलीय सीमा भी। इसी प्रकार वेस्ट बंगाल ये बांग्लादेश के साथ जलीय सीमा भी बनाता है और स्थलीय सीमा भी बनाता है। तो इस पर छोटे छोटे जो प्रश्न है आपको इनके ऊपर ध्यान होना चाहिए। अब ये जो राज्य हैं, ये जो कोस्टल, ये जो आपकी स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा मैंने आपको बताया वो है 15,200 किलोमीटर। इस स्थलीय सीमा के साथ जो आपकी स्थलीय सीमा है, इस स्थलीय सीमा के साथ अपने जो टोटल स्टेट है, टोटल स्टेट, जैसे मैंने आपको बताया जलीय सीमा के साथ तो 9 हो गए, लेकिन स्थलीय सीमा के साथ है आपके 17 राज्य। 17 राज्य जो है वो स्थलीय सीमा के साथ है। स्थलीय सीमा, जैसे मैंने आपको बताया कि 2 देश हैं जो जलीय सीमा बनाते हैं। ये जो स्थलीय सीमा है अपनी 15,200 किलोमीटर, इसके 17 राज्य हैं इसकी सीमा के साथ लगते हैं। ये जो 17 राज्य हैं, ये 17 राज्य स्थलीय सीमा के साथ अपना देश भारत 9 राज्यों के साथ अपनी बाउंड्री जो है, अपनी सीमा जो है वो साझा करता है 9 देशों के साथ। वैसे 17 राज्य आते हैं, यहां से यदि आप काउंट करोगे गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, वेस्ट बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और ये आपका असम, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, मिजोरम, ये जो राज्य हैं, ऐसे 17 राज्य हैं जो स्थलीय सीमा के साथ दूसरे देशों के साथ अपनी बाउंड्री साझा करते हैं, और वो देश है 9। उन 9 देशों में जैसे चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, पाकिस्तान, भूटान, म्यांमार, अफगानिस्तान, सात है, 9 नहीं 7 है, 7 राज्य हैं, सॉरी 7 देश हैं। चीन, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, भूटान, नेपाल, म्यांमार, 7 राज्य हैं। इनमें 7 देश हैं। इनमें सबसे लंबी जो बाउंड्री है, सीमा जो किसी देश के साथ अपना देश बनाता है, सबसे लंबी यानी सबसे बड़ी, वो बांग्लादेश के साथ बनाता है। देखो बांग्लादेश जो है ये भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा बनाता है। सेकंड पर आता है आपका पड़ोसी देश चाइना, और फिर सबसे छोटी बनाता है अफगानिस्तान। अफगानिस्तान सिर्फ 90 किलोमीटर है, सबसे छोटी बनाता है अफगानिस्तान। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि 17 राज्य हैं और 7 जो हैं आपके देश इसके साथ अपनी सीमा साझा करते हैं। उसके बाद देखो भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, भारत और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा है, उस सीमा रेखा का नाम है रेड क्लिफ। रेड क्लिफ
यहां भारत और पाकिस्तान के बीच। यदि मैं यहां से बात करूं, ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र भारत और पाकिस्तान के बीच जो विवादित जो क्षेत्र है, यानी कि 1948 में पाकिस्तान की सेना ने कबायली लोगों के भेष में जम्मू कश्मीर रियासत को हड़पने का प्रयास किया, उस पर अटैक किया, तो भारत और पाकिस्तान जो है वो सुरक्षा परिषद ने जो प्रस्ताव पास किया था और एज इट इज उनको युद्ध विराम की घोषणा कर दी थी, तब तक पाकिस्तान जो है वो जम्मू कश्मीर के बहुत बड़े हिस्से को कब्जा चुका था। तो उस समय जम्मू कश्मीर और जो पाकिस्तान के बीच जो विवाद है वो पीओके कहलाता है। पीओके वो सीमा रेखा, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, पाक अधिकृत कश्मीर, तो ये कहलाती है पीओके। 1962 में ये जो पार्ट है 1962 में चाइना ने इसको कब्जा कर लिया था। ये क्षेत्र कहलाता है अक्साई चीन, अक्साई चीन कहलाता है। इनके बीच जो सीमा रेखा है वो कहलाती है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। चाइना जो है वो इसको अपना पार्ट मानता है, भारत इसको विवादित क्षेत्र कहता है। तो उसके बीच जो सीमा रेखा है उसका नाम है LAC, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ये जो क्षेत्र है, ये क्षेत्र चाइना के साथ हम अपनी बाउंड्री साझा करते हैं। तो ये चाइना और भारत के बीच जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन यहां अफगानिस्तान के साथ लगती है, अफगानिस्तान, तो अफगानिस्तान के साथ जो लगती है उसका नाम है डुरंड रेखा, उसका नाम है डुरंड रेखा। अब यहां देखो, यदि मैं यहां से और यहां तक जो टोटल लेंथ है इंडिया की, यदि मैं उसकी बात करूं तो वो बनती है 2999 किलोमीटर। 2000 यानी कि पूर्व से लेकर के पश्चिम तक जो टोटल लेंथ है, लंबाई है भारत की, वो 2999 किलोमीटर है। और यदि मैं उत्तर से पूर्व, उत्तर से दक्षिण की बात करूं तो वो बनती है आपकी 3214 किलोमीटर। यानी कि लंबाई के मामले में जम्मू कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक जो सीमा बनती है, अपनी टोटल जो लंबाई बनती है वो बनती है आपकी 3214 किलोमीटर। इसके बाद देखो, सेंसस 2011 के अकॉर्डिंग जो हरियाणा जो स्टेट है, उस स्टेट में क्षेत्रफल के आधार पर जो सबसे बड़ा जो स्टेट है वो है आपका राजस्थान, सबसे छोटा जो है वो गोवा है, जनसंख्या के मामले में सबसे बड़ा जो है उत्तर प्रदेश है, सबसे छोटा सिक्किम है। पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो है वो बिहार की है और सबसे कम जो है वो अरुणाचल प्रदेश की है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो भारत की जो लोकेशन है वो और उसकी जो पोजीशन है और इससे रिलेटेड जो आगे का जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।